हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस मैंने कैप्सूल बैच में अभी तक आपको 3 सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। नाउ आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्रिया शरीर का पेपर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बतलाने वाला हूँ। मेरे को कई सारे स्टूडेंट मैसेज करके बोल रहे थे कि सर हमें संस्कृत में कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है संस्कृत में। तो आपको बता दूं, संस्कृत में इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत पेपर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जहां पर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से क्या होता है बच्चों, इंटरलिंक्ड होता है। जैसे कि अगर मैं संधि की बात करूं तो आपको संधि तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपको संस्कृत वर्ण परिचय और संज्ञा प्रकरण ना आ जाए। वही अगर हम कारक की बात करें तो कारक का जो द्वितीय विभक्ति है, या आप सभी विभक्ति की बात कर लो, तो कारक चैप्टर आपको पूरा कब आएगा? जब आपको वाच्य अच्छा आता हो, ठीक है, जब आपको शब्द रूप आता हो, ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे बच्चों, कारक को बना पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृत में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से क्या होता है बच्चों, इंटरलिंक्ड होता है। भाई अगर मैं समास की बात करता हूँ तो समास आप कब बना पाओगे? जब आपको संधि आता हो, क्योंकि ये भी एक प्रकार से क्या है, मिलते जुलते हैं। यहाँ पर क्या करते हो आप, वर्णों के बीच में संधि होती है, वहां पर पदों के बीच में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चूंकि संस्कृत में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक्ड होता है, इसलिए वहां पर इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आपको संस्कृत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको संस्कृत अच्छे से आना चाहिए। सारे टॉपिक वहाँ पे क्या हो जाते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं संस्कृत में आपको इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी चीजें पढ़ना है। पेपर 1 के 11 चैप्टर है, तो 11 चैप्टर आपको थोरोली, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बताना है वहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आज हम क्रिया शरीर के पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे चैप्टर वाइज, और मैं गारंटी देता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें से 80 मार्क्स का बैठेगा ही बैठेगा, है ना। 20 मार्क्स में किसके छोड़ रहा हूँ, एक तो एमसीक्यू के, क्योंकि एमसीक्यू में कैसे पूछा जा सकता है, और हो सकता है भाई कुछ एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, तो इस तरह से। लेकिन गारंटी देता हूँ 70 to 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रिपेयर कर लेते हो तो। ठीक है, चलिए, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं क्रिया शरीर के 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम थ्योरी के टोटल मार्क्स की बात करें तो कितने में से मार्किंग होगी, 200 मार्क्स में से होगी। ठीक है, वही अगर हम क्रिया शरीर के प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स की बात करते हैं तो आप जो क्रिया शरीर की फाइल बनाओगे तो उसकी मार्किंग 100 मार्क्स में से होगी। ठीक है, और फिर आप जब वाइवा देने जाओगे तो उसकी मार्किंग 70 मार्क्स में से होगी। ठीक है, और आपने जो क्रिया शरीर के कॉलेज लेवल पर एग्जाम दिए थे, कौन कौन से दिए थे, तो आपने 9 पीए दिए थे और 2 टर्म टेस्ट दिए थे। ठीक है, तो 9 पीए और 2 टर्म टेस्ट, इन सबकी एवरेज मार्किंग निकाली जाएगी कितने में से, 30 मार्क्स में से। और ये मार्क्स किस में ऐड होगा, फिर प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिकल के, वाइवा के और इंटरनल असेसमेंट को मिला के 200 टोटल मार्किंग हो जाएगी किसकी, प्रैक्टिकल सेक्शन की, क्रिया शरीर की। तो इस तरह से 200 मार्क्स किसका हो गया, थ्योरी का हो गया, और 200 मार्क्स किसका हो गया, प्रैक्टिकल का हो गया। तो इस तरह से अगर हम क्रिया शरीर के प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों मिलाकर टोटल मार्किंग की बात करें तो कितने में से, 400 में से होगी। पास होने के लिए आपको थ्योरी में भी मिनिमम 50% चाहिए, यानी कि 100 मार्क्स, और वही प्रैक्टिकल में भी आपको मिनिमम 50% चाहिए, यानी कि 100 मार्क्स। ठीक है, चलिए, अब हम सिलेबस की बात करते हैं। चूंकि आज मैं आपको पेपर 1 के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बतलाने वाला हूँ, तो आज मैं आपको पेपर 1 का पहले सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पेपर 1 में क्या सिलेबस है। तो पहला चैप्टर है शरीर, ठीक है, दूसरा चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, और तीसरा चैप्टर है त्रिदोष। तो इन 3 चैप्टर मिलाकर कितने में से मार्किंग होगी, 8 में से होगी। ठीक है, और इन 3 चैप्टर में से एमसीक्यू पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, दोष क्षय वृद्धि और क्रिया काल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 चैप्टर मिलाकर कितने में से मार्किंग होगी, 26 मार्क्स में से मार्किंग होगी। ठीक है, और इनमें से वात पित्त कफ, यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, और यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वही अगर हम दोष वृद्धि क्षय और क्रियाकाल की बात करें तो यहाँ से एमसीक्यू आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद प्रकृति,
आहार, अग्नि और आहार पाक, तो ये 4 चैप्टर मिलाकर कितने में से मार्किंग होगी? 26 में से। और इन चारों चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है क्रिया शरीर के पेपर 1 में आयुर्वेद टॉपिक के। ठीक है, वह अगर हम मॉडर्न टॉपिक्स की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, इन 3 चैप्टर मिलाकर 23 मार्क्स की वेटेज है और यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वही अगर हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये 2 चैप्टर की कितने में से मार्किंग होगी? 17 मार्क्स में से। यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से 5 चैप्टर किसके रहेंगे? मॉडर्न टॉपिक्स के रहेंगे। ठीक है, और आपको एक चीज बता दूं कि क्रिया शरीर में जस्ट ऑपोजिट है किसके? एनाटॉमी के। अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी में आयुर्वेद और मॉडर्न पोर्शन जो है इसका क्या रेशियो है? आयुर्वेद और मॉडर्न का, आयुर्वेद प्लस मॉडर्न। ठीक है, अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी में मॉडर्न पोर्शन की 60% वेटेज है और आयुर्वेद पोर्शन की 40%। वह अगर हम क्रिया शरीर की बात करें तो क्रिया शरीर में जस्ट अपोजिट हो जाता है एनाटॉमी के। क्रिया शरीर में आयुर्वेद पोर्शन की वेटेज जो है वो 60% है और मॉडर्न पोर्शन की वेटेज 40% है। यानी कि ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे? आयुर्वेद टॉपिक से पूछे जाएंगे या आयुर्वेद पोर्शन से पूछे जाएंगे क्रिया शरीर में। लेकिन अगर एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न पोर्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया और एनाटॉमी जस्ट अपोजिट है अगर हम रेशियो की बात करें आयुर्वेद और मॉडर्न की। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शारीर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा और त्रिदोष मैंने आपको बताया था, इन 3 चैप्टर मिलाकर कितने में से पूछा जाएगा? 8 मार्क्स में से। और यहाँ से ओनली क्या आएगा? एमसीक्यू आएगा एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो क्या पूछा जा सकता है? तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इसको आपको याद कर लेना है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये भी देखा गया है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंच महाभूत, 5 मार्क्स का टॉपिक है ना। आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर शरीर और शारीर शब्द की व्याख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार ये क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है। आपको पता होना चाहिए शरीर क्या होता है और शारीर क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और शॉर्ट नोट ऑन स्रोतश, है ना। ये आप एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ते हैं तो आप एनाटॉमी का अगर पढ़ रखे हैं तो आप ये बना पाओगे। ठीक है, 5 नंबर का यहाँ से पूछा जा सकता है ना। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसको रीडिंग तो भी मार लेना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वात, पित्त, कफ एंड क्रियाकाल, ये 4 चैप्टर मिलाकर वेटेज कितनी है? 26 मार्क्स की है। अगर हम वात, पित्त, कफ इन 3 चैप्टर की बात करें तो इन 3 चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है? तो इन 3 चैप्टर के जो ये त्रिदोष है तो इनकी व्युत्पत्ति, इनकी निरुक्ति, स्थान, सामान्य गुण, कर्म, भेद, क्षय वृद्धि के लक्षण पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 5 नंबर का भी आ सकता है और 10 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर में अगर पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा वात या पित्त या कफ, किसी भी दोष को उठा के पूछ लेगा इनके क्षय या वृद्धि के लक्षण बताइए। 5 नंबर में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपसे पूछ लेगा कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल वात से क्वेश्चन उठा लिया तो आपसे पूछ लेगा वात दोष की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म, भेद बताते हुए इसके क्षय वृद्धि के लक्षण को बताइए। जिस तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको वात का एग्जाम्पल बताया, वैसे पित्त से भी पूछा जा सकता है और कफ से भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन 3 चैप्टर को कुछ इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्रियाकाल की बात करते हैं तो क्रियाकाल का विस्तार में वर्णन कीजिए, ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, और संचय अवस्था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बच्चों, संचय अवस्था से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ना 5 नंबर में, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रकृति, आहार, अग्नि और आहार पाक, ये 4 चैप्टर को मिलाकर कितने मार्क्स की वेटेज है? 26 मार्क्स। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो आपसे यहाँ से अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रकृति से तो बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि प्रकृति की परिभाषा, प्रकार बताते हुए वातज प्रकृति के लक्षण को बताइए या पित्तज प्रकृति के लक्षण को बताइए या कफज
तीन में से किसी को भी उठा लेगा, ठीक है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10 मार्क्स का है, इसको तो आपको कर ही लेना है। मानस प्रकृति हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देह प्रकृति मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा प्रकृति की परिभाषा, प्रकृति के भेद बताते हुए पित्तज प्रकृति के लक्षण को समझाइए, ऐसे डायरेक्ट 10 मार्क्स में पूछेगा। और अगर मान लो 5 नंबर का आता है तो डायरेक्ट पूछ लेगा कफज प्रकृति के लक्षण को बताइए, या पित्तज प्रकृति के लक्षण को बताइए, या वातज प्रकृति के लक्षण को समझाइए, इस तरह से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रकृति, इसको एक बार क्या कर लेना बच्चों, रीडिंग मार लेना, ठीक है। उसके बाद आहार की बात करते हैं, तो आहार में आहार विधि विधान इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, 5 नंबर का क्वेश्चन। आहार परिणाम कर भाव, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। वह अगर हम आहार भाग की बात करते हैं तो इसमें अवस्था पाक और निष्ठा पाक, ये 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। और अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि से इंपॉर्टेंस ऑफ अग्नि पूछा गया है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में देखा है, ठीक है। और फंक्शन ऑफ जठराग्नि, भूताग्नि और धात्व अग्नि, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो 5 नंबर में पूछेगा तो इन तीनों में से किसी एक को उठा के आपसे पूछ लेगा, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया कि फंक्शन ऑफ जठराग्नि बताइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 4 टॉपिक में से, ये 4 चैप्टर में से ये टॉपिक को आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडर्न टॉपिक्स की, तो होम्योस्टेसिस और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड जीआईटी, इन 3 चैप्टर को मिलाकर वेटेज कितनी है, 23 मार्क्स की, ठीक है। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इनके आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आपको पॉजिटिव फीडबैक के भी और नेगेटिव फीडबैक के पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, 5 नंबर का। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये 5 नंबर का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, ये बच्चों ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक पढ़ना है किसमें, होम्योस्टेसिस में, ठीक है। वही अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे डिस्क्राइब न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्क्राइब न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये बच्चों 5 नंबर का और 10 नंबर का दोनों में आ सकता है, ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक जैसे कि बात करते हैं एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वेंटिलेशन, लंग कैपेसिटी एंड वॉल्यूम, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग मार लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो रीडिंग मार लेना, अगर नहीं हो छोड़ेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको आपको कैसे करना है डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो आपको फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ स्टोमक इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, या डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, या डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है कि डिस्क्राइब एंजाइम ऑफ पेनक्रियास, डिस्क्राइब एंजाइम ऑफ स्टोमक, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, 5 नंबर में आ सकता है और 10 मार्क्स में भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा गया है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जो कि है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। अगर 10 मार्क्स में आता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों का पूछ लेगा, अगर 5 नंबर में आता है तो किसी एक को उठा लेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम में मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, आपको सेरेबलम, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा, इन सब के फंक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, इन 3 ग्लैंड्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया है ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है, और उस चैप्टर में मैंने जो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं तो उस टॉपिक को लिखो, उसका आंसर बनाओ, उस टॉपिक को लिखो, उसका आंसर बनाओ, और फिर उसी को पढ़ो, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, गारंटी देता हूँ 70 to 80 मार्क्स सही से बैठेगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, क्रिया शरीर के पेपर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा। बाकी जो स्टूडेंट कैप्सूल बैच में इनरोल करना चाहता है तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं, है ना। आज के लिए मैंने वहाँ पे ऑफर भी लगाया है, ईद का ऑफर गोइंग ऑन है, ठीक है।
यानी कि 12 बजे से पहले पहले अगर आप कैप्सूल बैच में इनरोल करते हैं तो 37% ऑफ हो जाएगा। बैच का एक्चुअल प्राइस 1300 है, 37% ऑफ करोगे, कूपन को अप्लाई करोगे, ईट 2026 ये कूपन कोड है, तो वही कोर्स लगभग 700 रुपये में मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको सारे चैप्टर के सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं उसके आप फोल्डर निकालना, उसको पढ़ना, तो आप आराम से कर लोगे बिना इधर उधर भागे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।